गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज अपने स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये अपने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। अपने जानते हैं बेसिकली अपने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं, कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी चेंज होता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री उसको दो भाषा में दर्शाती है या दो टाइप में दर्शाती है। बेसिकली अपने को अगर केमिस्ट्री में चेंजेस के बारे में बात करनी है तो अपने उसको दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ये आपने पीछे पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, पर चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब बोलेंगे सर जी क्या होते हैं ये फिजिकल चेंज, तो अगर मैं पहला पॉइंट बताना चाहूं तो एकदम सिंपल सादा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। क्या नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म? कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होगा, जो अपने पास था वही होगा, उसमें ही कुछ चेंज आएगा। अगर इस साइड केमिकल की बात करें तो आप बोलेंगे सर जी अब हम समझ गए हैं, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या बोला मैंने? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? टेम्पररी होते हैं। ये होते हैं परमानेंट चेंजेस, मतलब एक बार होने के बाद इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बोलेंगे सर जी ठीक है। तीसरा जो है वो बेसिकली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार होने के बाद इनको वापस रिवर्स किया जा सकता है, जहां से शुरू किया था वहां तक वापस आया जा सकता है। इस तरफ अगर मैं आना चाहूं तो ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या बोला मैंने? ये इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार ये चेंज होने के बाद उसमें अपने वापस नहीं आ सकते। इसमें और देखना चाहें तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है। क्या बोल रहा हूं मैं? खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। देखना हो तो जैसे साइज, शेप, आप जानते हैं इस बारे में। जबकि इसमें दोनों में परिवर्तन देखने मिलता है, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है, केवल एक में नहीं मिलता है। चलिए एक लास्ट और देखना है तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ वुड। और वही अगर अपने इस साइड आना चाहें तो इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये मैंने क्या बोला, ये कैसे होते हैं? ये वैसे होते हैं जो वापस चेंज नहीं होते, मतलब बर्निंग ऑफ पेपर या वुड बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज, अगर आपको नहीं मालूम तो बता देता हूं। तो ये अपने चर्चा की कि बेसिकली अपने पास दो तरीके के चेंज है। ये अपने को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये अपने चैप्टर का नाम है। आज अपने बेसिकली केमिकल रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। उससे पहले छोटा टॉपिक मैं आपको बताना चाहता था। तो ये चेंज कैसे होते हैं? इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए आपने वुड लिया, कोई लकड़ा लिया, उसको बीच में से काट दिया, तो अगर आपको कुछ नया मिला, आप बोलेंगे नहीं सर जी उसी के दो पीसेस मिले, मतलब इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। टेम्पररी चेंज होते हैं, इनको वापस लिया जा सकता है। जैसे बर्फ है आपके पास, उसको आप बाहर रख दो वो पानी बन जाएगा, लेकिन वही पानी अगर आप वापस फ्रीजर में रख दोगे तो आपको वापस बर्फ मिल जाएगा, मतलब उसको रिवर्स किया जा सकता है एक बार बनने के बाद। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, एग्जांपल मैंने आपको बताया। जबकि जस्ट उल्टा है केमिकल चेंज। एक बार आपने लकड़े को या पेपर को जला दिया, उसके बाद उसमें से राख मिलती है और धुआं निकलता है, तो उसको आप वापस पेपर नहीं बना सकते हो, मतलब उसमें नया राख जो बना वो अपना नया सब्सटेंस बोल सकते हो आप। ये परमानेंट चेंज होते हैं क्योंकि एक बार होने के बाद वापस नहीं हो सकते। इरिवर्सिबल का मतलब मैंने बता दिया, इसमें दोनों तरह के परिवर्तन देखने मिलते हैं। जैसे मैंने बताया बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, ये बेसिकली अपने खाली बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा बोल सकते हैं। कुछ पढ़ने से पहले अपने थोड़ा मालूम होना चाहिए, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मुझे लगता है आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझ आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जैसा कि अपन ने बात किया चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। A chemical reaction is a change in which two or more substance या फिर reactant react together to form a new substance with entirely different properties। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या लिख रहे हैं? ये मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको केमिकल रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, या केमिकल इज अ रिएक्शन इज अ चेंज इन विच टू और मोर रिएक्शन या इन विच टू और मोर सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या बोल रहे हैं?
बोलूंगा देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखिए मान ले अपने लेते हैं हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, अपने ले लेते हैं हाइड्रोजन। जब उसको मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूंगा तो अपने को मिलेगा वाटर। आप बोलेंगे सर जी ये रिएक्शन तो हमको मालूम है। हाँ मैं जानता हूं आपको मालूम है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं। केमिकल रिएक्शन इज अ चेन विद टू और मोर सब्सटेंस। देखिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उससे अपने कुछ नया ही सब्सटेंस मिलता है। क्या बोला मैंने, उससे अपने कुछ नया ही सब्सटेंस मिलता है जो कि एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो केमिकल चेंज होते हैं उन्हीं से केमिकल रिएक्शन होता है। मैंने आपको पीछे बताया केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए हाइड्रोजन आपके पास था, एक सब्सटेंस ये रहा, दूसरा सब्सटेंस ये रहा, उसे वाटर बना। देखिए इन दोनों सब्सटेंस को लेकर तीसरा कुछ एकदम अलग ही बना है। क्या बोला मैंने, इन दोनों को मिला के तीसरा कुछ अलग ही बना है, वही लिखा है टू और मोर सब्सटेंस जो रिएक्ट टुगेदर। अब बेसिकली जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको अपने केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टेंट कहते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कुछ नया बनाने के लिए उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया बन जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, और जो नया फॉर्मेशन हो जाता है उनको अपने प्रोडक्ट कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके, जिसको अपने रिएक्टेंट भी कहते हैं, वो नया सब्सटेंस बनाता है पूरा एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी, इसकी और इन तीनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। ये दोनों रिएक्ट होने के बाद अपने पास पानी मिला है जो इन दोनों से अलग है विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, जो फॉर्मेशन होता है, जो नया मिलता है, जो नया बनता है, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। रिएक्टेंट बेसिकली ऐसा बोला जाता है, लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, ये देखिए एरो के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखा जाता है अपना प्रोडक्ट। और जो एरो दिखा रहा है, ये एरो जो दिशा दिखा रहा है वो रिएक्शन की दिशा दिखा रहा है। मतलब रिएक्शन इस साइड प्रोसीड हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट करके बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन यहां से यहां जा रहा है। तो ऐसा भी बोला जाता है लेफ्ट साइड में यूजुअली रिएक्टेंट लिखे होते हैं, जबकि जो राइट साइड में लिखा रहता है एरो के, वो आपका प्रोडक्ट होता है। मुझे लगता है आपको केमिकल रिएक्शन समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अपन ने देखा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। अब आपका अगला सवाल होना चाहिए कि सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या सवाल होना चाहिए आपका कि सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं हूं ना उसके लिए। अगला मैं आपको बताने वाला हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जो पहला है, बेसिकली ये कुछ फीचर्स है जिनसे अपने पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। या तो चेंज इन स्टेट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, चेंज स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, वो किसी ना किसी में चेंज हुआ होगा। दूसरा चेंज इन कलर भी हो सकता है, उसका कलर चेंज हुआ होगा, इनिशियली रिएक्टेंट का कुछ और होगा और जो अपने पास प्रोडक्ट बना उसका कुछ और होगा। उसके बाद अपने बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद अगर आप उस बीकर को छुओगे, उस टेस्ट ट्यूब को छुओगे तो आपको गर्म फील होगा, मतलब टेम्परेचर का कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन जब होता है, रिएक्शन होने के बाद इसमें गैस इवॉल्व होता है, गैस निकल रहा होता है। और आप एक और बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या बोला मैंने, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब अपने रिएक्शन करेंगे, जो मैं आगे बात करने वाला हूं, तो कुछ रिएक्शन में ऐसा होगा, नीचे कुछ इनसॉल्युबल मतलब जो अपने सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, वैसा कुछ ऐसा टेस्ट ट्यूब में अपने नीचे आके बैठ जाएगा, इधर आके ऐसा कुछ इनसॉल्युबल बैठ जाएगा, उसको मैं बोलता हूं पर्सिपिटेट। तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको पता करना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको बेसिकली 5 चीजें चेक करनी होगी। इनमें से कुछ ना कुछ एक तो जरूर हुआ ही होगा, एक से ज्यादा भी देखने मिलता है बहुत सारे रिएक्शन में, बट मिनिमम एक तो अपने को देखने मिलता है। क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर जी चेंज इन स्टेट हुआ होगा, या फिर उसका कलर बदल गया होगा, या उसके टेम्परेचर में बदलाव आया होगा, या उस रिएक्शन में से कुछ गैस निकला होगा, या फिर लास्ट में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ होगा जिसको अपने पर्सिपिटेट बोलते हैं। चलिए तो अपनी बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन अपने देख लिया, आपने कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी अपने देख लिया। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज अपने देख चुके। अभी इक्वेशन लिखा हुआ, ये क्या होता है, अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये फिर से मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं केमिकल इक्वेशन की। अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन
in the form of symbol and formulae of substance involved is termed as chemical equation. क्या बोला मैंने? अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इज टर्म एज केमिकल इक्वेशन. ये देख के बहुत खतरनाक लग रहा है पर एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं. देखिए वापस वही एग्जांपल अपने उठा लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. अब ये देखिए ऐसे अपने लिख सकते हैं, ऐसे अपने लिख सकते हैं, पर अब ध्यान से देखें तो इसमें अपने को बहुत टाइम लग रहा है. क्या बोला मैंने? इसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. और बेसिकली एक बहुत छोटा सा इक्वेशन है. अगर इसमें तीन रिएक्टेंट हो या ज्यादा बड़ा रिएक्शन हो, उसको लिखने में अपना कितना टाइम लगेगा. तो ये टाइम बचाने के लिए और अपना काम आसान करने के लिए, क्योंकि अपने बहुत ज्यादा आलसी है, अपने को मालूम है, अपने को कभी कभी बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखने में कंटाल आता है, तो ये अपने क्या लिखेंगे, तो इसको आसान बनाने के लिए उसके सिंबल में लिखा जाता है. तो आपको मालूम होगा हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, और अपने को जो पानी मिलता है उसको बोलते हैं H2O. मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा. ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. क्या बोला मैंने? ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है वर्ड इक्वेशन. उसी को जब उसके सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन. क्या बोला मैंने? उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये बैलेंस नहीं है तो इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. क्या बोला मैंने? ये बैलेंस नहीं है इसलिए इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. इसमें बहुत सारी चीजें अपने को देखनी है, पर वो मैं अगले वीडियो में डिटेल में अपने इस पे बात करेंगे. मुझे लगता है आपको समझ आया होगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है. और बेसिकली अपने स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन से स्टेट होते हैं तो अपने को मालूम है. आप बोलोगे सर जी सॉलिड होता है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया. आप बोलोगे सर जी लिक्विड होता है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया. तीसरा आप बोलोगे सर जी गैस होता है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया. लेकिन अपने को इसमें एक चौथा भी देखना है जिसको एक्वस कहा जाता है. इसको बेसिकली एस से दर्शाते हैं, इसको एल लिखते हैं, इसको जी लिखते हैं और इसको AQ लिखते हैं. सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको पता है. एक्वस मतलब जब भी जो सब्सटेंस होगा वो पानी में होगा. किस में होगा? वो पानी में होगा. तो जब भी कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया जाएगा वाटर में, या उसमें कुछ ना कुछ तरीके से वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसको अपने बोलते हैं एक्वस. मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है. वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो बेसिकली पानी में पाया जाता है या उसमें पानी प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको एक्वस कहा जाता है. तो यहाँ पे बेसिकली अपने 4 स्टेट देख सकते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको मालूम था. एक्वस मतलब वो सॉल्यूशन बेसिकली पानी में पाया जाएगा या उसमें पानी प्रेजेंट होगा, इसलिए उसको एक्वस कहा जाता है. मुझे लगता है ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा आपको. मुझे लगता है आपको केमिकल इक्वेशन समझ आया होगा. इसमें थोड़ी और चर्चा मैं बाद में करूंगा क्योंकि मैं आज बेसिकली केमिकल रिएक्शन पे बात करने वाला हूं. अगला जो अपने को टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये चैप्टर बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार ध्यान लगा के तो आप इजीली इस चैप्टर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. टाइप ऑफ केमिकल बेसिकली अपने यहाँ 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन दी गई है. पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा इसका अपोजिट होता है जिसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये मैं आगे अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, अपने बात करने वाले हैं. तीसरा जो अपने को देखना है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चौथा जो अपने को पढ़ना है उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और लास्ट जो अपने पास है वो है रिडॉक्स रिएक्शन. तो बेसिकली अपने को 5 टाइप के रिएक्शन है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है 5 टाइप है. तो चलिए सबसे पहले वाला देखते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला जो अपने पास है उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? A reaction in which 2 or more reactant react together to form a single product is termed as combination reaction. सुनते जाइएगा, मजा आएगा. क्या बोला मैंने? A reaction in which 2 or more reactants react together to form a single product is termed as combination reaction. रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. बेसिकली कौन से टाइप के होते हैं अगर देखना चाहें तो कुछ ऐसे दिखते हैं. ये मान लीजिए A + B अपने को क्या देगा? AB देगा. मतलब
दो अपने पास रिएक्टेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं, तो ये मैं बता चुका हूं पीछे, इनको अपने रिएक्टेंट कहते हैं और इनको अपने प्रोडक्ट कहते हैं। कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होना, तो दो से जुड़ के एक मिल गया, दो से जुड़ के एक बन गया, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए जो अपने पास एग्जांपल है वो देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। तो ये अपने पास बेसिकली रिएक्शन है। ये देखिए मैंने स्टेट बताया आपको, मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसका जो नाम है उसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये अपने पास वाटर है, आपको मालूम होगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका क्या नाम है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्या बोला मैंने? कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। देखिए अपन ने बात की थी कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। सबसे पहले देखिए सॉलिड लिक्विड था अपने पास, सॉलिड मतलब स्टेट चेंज हो गया। दूसरा हीट इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा हीट निकल रही तो इससे टेम्परेचर चेंज होगा। जो बीकर में या जो टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन किया होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में आपने पानी डाल के जब रिएक्शन हुआ होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस। लेकिन कुछ हीट निकल रही होगी, रिलीज हो रही होगी, उससे आपका जो बीकर होगा या टेस्ट ट्यूब होगा वो हॉट हो जाएगा, मतलब आपकी हीट रिलीज हो रही होगी। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। इसका जो नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये उसके IUPAC नेम है, स्टैंडर्ड नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर आपको मालूम होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपके एरिया में जिनका कॉमन नेम उनका ज्यादा जाना जाता है। जैसे कोई चिंटू के नाम से आना जाता है, भले उसका नाम कुछ भी हो सकता है, स्कूल में उसका कुछ नाम और होगा, पर एरिया में उसको बिट्टू के नाम से या चिंटू के नाम से आना जाता है। वैसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे हो जाते हैं जिनका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है। कॉमन नेम बोलते तो प्यार से नाम बुलाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्विकलाइम कहा जाता है या लाइम कहा जाता है। वाटर का अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, आप जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्यार से स्लेक लाइम कहा जाता है। मैंने बोला कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके उनको प्यार से बुलाने वाले नाम ज्यादा फेमस हो जाते हैं, तो ये बेसिकली क्विकलाइम कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर। तो अगर आपको मालूम ही नहीं कि इसी को क्विकलाइम कहते हैं तो आप ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, भले आपको पूरी रिएक्शन आती होगी। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, या बोल सकते हैं क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स स्लेक लाइम एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस। अब देखिए इसमें हीट निकल रही है या हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे अपने पास कुछ रिएक्शन होते हैं जिनको अपने बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला मैंने? जिसको अपने बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप बोलेंगे सर जी ये क्या होते हैं? तो देखिए मैं इधर साइड में बात कर लेता हूं इसके बारे में भी। द रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस is termed as exothermic reaction. The reaction in which heat is produced या heat is evolved by the system is termed as exothermic reaction. ये वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट निकल जाती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है। The reaction in which evolution या production of heat take place is termed as exothermic reaction. ये रिएक्शन में आपका बीकर या टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस हुई है। तो the reaction in which evolution of heat take place is termed as exothermic reaction. जिसमें हीट निकले या जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है, उसको अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड में अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसी को प्यार से या इसी को अगर पूछा जाए इसको और कौन सा नाम दे सकते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे सकते हैं। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसको अपने बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। जो अपने को दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, जो कि मैं पहले बताया था आपको, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा जो होता है वो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये देखिए क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट break to give two or more products is termed as
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? स्टर्म दैस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप बोलेंगे सर जी आपने ये क्या लिखा? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के अपने को दो प्रोडक्ट दे दे उसको अपने डीकम्पोजिशन बोलते हैं। मान लीजिए अपने पास ए है, वो अपने को देगा बी प्लस सी। ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। मैं आपको बता चुका हूं। ये मैं खाली आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं है कि उस बी प्लस सी एक ही रिएक्टेंट होगा, वो आपके टूट के दो प्रोडक्ट डीकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कंबाइन होना। उसमें ध्यान से अगर देखो तो क्या मिल रहा था? 2 से 1 मिल रहा था, इसमें 1 से 2 हो जा रहा है। ये बेसिकली उल्टा होता है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। उसमें 2 से 1 बन रहा था, इसमें 1 से 2 हो जा रहा है। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें ऑन बेसिस ऑफ कौन सा एनर्जी, इसको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। क्या बोला मैंने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो रहा है कि भाई मेरे को इसको तोड़ना तो है, लेकिन मैं किस हिसाब से तोड़ूंगा उस तरह के इसको नाम दिया जाता है। तो एक अपना होता है हीट पे, एक अपना होता है लाइट पे और एक अपना होता है इलेक्ट्रिसिटी पे। ये 3 टाइप से अपने ब्रेक कर सकते हैं या ये 3 टाइप अपने को पढ़ने हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक टूट के 2 बनेगा तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ये मैंने बताया जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और बेसिकली इसमें अपने को तोड़ना है तो बेसिकली अलग अलग अपने सोर्स लगा रहे होंगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लगा रहे होंगे। तो वो हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कौन से में क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया 3 होते हैं, तो अपना दूसरा है डिकम्पोजिशन जो अपने बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। उसमें जो अपने को पहला पढ़ना है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब कुछ बच्चों को ये नाम सुनते ही समझ आ गया होगा। थर्मल मतलब बेसिकली हीट। क्या बोला मैंने? थर्मल मतलब बेसिकली हीट। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि उसी का पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। कैसे? जब अपने हीटिंग से वो रिएक्शन कैरीड आउट करेंगे तो उसको बोलते हैं इज टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? इज टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए रिएक्शन देखते हैं। जब CaCO3 को हीट किया जाता है, बेसिकली आप हीट को ऐसे ट्रायंगल से दर्शा सकते हैं, तो अपने को मिलता है CaO प्लस CO2। क्या बोला मैंने? जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो अपने को मिलता है CaO प्लस CO2। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये आपको मालूम ही है कैल्शियम ऑक्साइड, जो अपने पीछे बात कर चुके हैं। ये अपने को मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसको मैंने बताया था, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका प्यारा नाम ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो इस भाई का प्यारा नाम है क्विकलाइम, अपने पीछे बात कर चुके हैं, या केवल लाइम भी कहते हैं। ये भाई भी वैसा ही है, इसका प्यारा नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। क्या बोला मैंने? इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, एक टूट के 2 बन गया, मतलब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। वो कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में हुआ है, मतलब ये कैसा हो गया? इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसका नाम है लाइमस्टोन, इसका नाम है क्विकलाइम, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। बेसिकली अपने एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है, नेम अ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्या बोला मैंने? ऐसा सब्सटेंस जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। तो वैसा अपने पास सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला मैंने? वैसा अपने पास सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को सॉल्यूशन बनाते हैं तो अपने पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अपने पीछे देखा जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब अपने घर में पुट्टी कराते हैं, क्या बोला मैंने? जब घर में पुट्टी कराते हैं तो अपने जो चूना मारते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, तो वो जब अपने लगा देते हैं तो उसको जब थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया जाता है तो देखिए CaO प्लस CO2 की CaCO3। देखिए जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, और मैंने बोला ये जस्ट अपोजिट होता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सुनते जाइएगा। एक अपने एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, नेम सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो मैंने आपको बता दिया, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको जब पानी के साथ रिएक्ट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये पीछे कॉम्बिनेशन में अपने रिएक्शन देखा। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो अपने दीवार पे मार दिया, मतलब पुट्टी करने का काम आता है। उसके बाद उसको 2-3 दिन छोड़ दिया जाए, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है।
क्या बोला मैंने, वो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करके बनाता है CaCO3, जिसको प्यार से लाइमस्टोन कहते हैं, और जो दीवार में अपनी चमक आती है, हलगल होगा चमकीला, वो बेसिकली लाइमस्टोन की वजह से आती है। वो जो आपके घर चमकता है, जो शाइन आती है, वो बेसिकली और कुछ नहीं लाइमस्टोन की वजह से आती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो अपने पुट्टी की होती है उसको रिएक्ट करता है जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसको होता है उसके साथ, और उसको अपने लाइमस्टोन कहते हैं। तो बेसिकली ये अपना डीकंपोजिशन में पहला टाइप हुआ, जिसको प्यार से थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाता है। थर्मल मतलब जो रिएक्शन, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ हीट होगा उसको कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन। तो अपने को दूसरा पार्ट देखना है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलेंगे सर जी हम समझ गए, मैं बोलूँगा क्या कि व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी is termed as electrolytic decomposition. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, क्या बोला मैंने, जब कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या देगा अपने को, ट्वाइस H2 प्लस O2। ये था अपने पास पानी, ये अपने पास हाइड्रोजन, और ये है अपने पास ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिए, अगर एक चीज़ और देखना चाहें तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया, चलिए एक बार फिर से मैं वो रिएक्शन लिख देता हूँ कि CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव CaO प्लस CO2। अब देखिए यहाँ हीट दी जा रही है, यहाँ भी इन कोई भी फॉर्म में हीट दी जा रही है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम की चीज़ होती है, जस्ट उसके अपोजिट होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम। बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे सर जी मजा आ रहा है। द रिएक्शन इन इस हीट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व हो जाती है, यूसअप हो जाती है, रिएक्शन ले लेता है, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था, द रिएक्शन इज विच हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ जो अपने हीट दे रहे हैं वो ये सब्सटेंस यूज कर रहा है, वो ये रिएक्शन यूज कर रहा है, उसके बाद टूट रहा है। इसलिए ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट ऑब्जर्व कर ले या हीट के थ्रू करे उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अपन ने देखा था, एक चीज और ध्यान से देखे तो यूजुअली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, यूजुअली यूज किया है मैंने। और सेम कहानी इसके साथ होती है, किसके साथ, डिकम्पोजिशन के लिए, वो यूजुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कौन से वाले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अब एनसीईआरटी में इंटेक्स में एक बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज डबल इस वन कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब। आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। वो कहना चाहता है कि उसके पास 2 टेस्ट ट्यूब है भाई के पास, तो एक में गैस दूसरे से ज्यादा क्यों है। इन एक्टिविटी को दिया गया है, ये कुछ एक्टिविटी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया गया तब। तो ध्यान से देखिए, जब H2O, जब मेरा पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देता है। तो मान लीजिए इसमें H2 का गैस होगा, और वो केवल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो मान लीजिए इसमें O2 का गैस होगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में डबल ऑक्सीजन होगा एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, तो एक टेस्ट ट्यूब में डबल गैस होता है एज कंपेयर टू सिंगल, बिकॉज 2 मोल मिलते हैं अपने हाइड्रोजन गैस के, इसीलिए ऐसा होता है। ये एक इंटेक्स क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ आया होगा। चले तो आज का अपना आखिरी रिएक्शन देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन का आखिरी टाइप, जिसको कहा जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल बोले तो लाइट। तो आप बोलेंगे सर जी इसमें क्या लिखना है, वही लिखना है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट by light is termed as photochemical decomposition.
चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं AgCl लेता हूँ, क्या बोला मैंने, ट्वाइस ऑफ AgCl, वो क्या देगा अपने को, Ag प्लस Cl2 गैस। तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ये है अपने पास सिल्वर और ये अपने पास क्लोरीन। तो बेसिकली ये इनिशियली जो होता है वाइट कलर का होता है, रिएक्शन के बाद ये ग्रेइश वाइट देखने मिलता है, और ये इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन। तो एक बार अगर फिर से केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ पता करना है तो देखिए स्टेज चेंज हो रहा है। आप बोलेंगे जी सर जी, मैंने बोलता एक से ज़्यादा भी देखने मिलता है। देखिए वाइट था वो ग्रेइश वाइट हो गया, मतलब चेंज ऑफ कलर भी अपन ने पाया था वो भी देखने मिल रहा है। तो ये रिएक्शन बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। ये लाइट अपने पास सनलाइट भी हो सकती है या बल्ब लाइट भी हो सकती है। बेसिकली लाइट की जरूरत है अपने को, यूजुअली सनलाइट होती है बट ये बल्ब लाइट से भी अपना काम चल सकता है। ये देखिए ऐसे ही रिएक्शन में AgBr के साथ भी कर सकता हूं। तो यहाँ Br आएगा प्लस यहाँ 2Ag आएगा और यहाँ Br2 आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसकी एक एप्लीकेशन है जिस सिल्वर हैलाइड बोलते हैं इसको। सिल्वर आपको मालूम, इसको बोला जाता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को हैलाइड कहा जाता है। तो सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन, ये कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसके काम की चीज है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती है, जो आपने देखी होगी, आपको भी बहुत शौक होगा निकालने का, उसमें बेसिकली सिल्वर के हैलाइड यूज होते हैं। मतलब बेसिकली ये रिएक्शन काम आता है अपने को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने में। तो मैंने आपको बता दिया, पहले अपन ने चालू किया था कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके बाद अपन ने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद अपन ने देखा आपने कैसे पता चलेगा सर जी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद थोड़ी चर्चा अपन ने की थी केमिकल इक्वेशन पे। उसके बाद अपन ने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने 5 टाइप बताए थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, उसके तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट था रिडॉक्स रिएक्शन। तो अपन ने पहला रिएक्शन देखा कॉम्बिनेशन, जिसमें दो से बन के एक बनता था, वो कॉम्बिनेशन होता था। उसके बाद अपन ने देखा डिकम्पोजिशन, जिसमें 1 से 2 मिलता है अपने को। डिकम्पोजिशन अपन ने 3 पढ़े, कौन सा, एक लाइट, एक हीट और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी के साथ आज का बेहतरीन लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऐसे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे उनकी मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।